स्वागत है, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2025 में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर चुकी है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बरकरार है। आरबीआई की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू वित्तीय व्यवस्था में मजबूती बनी हुई है, बैंकों का मुनाफा बढ़ा है, एनपीए में कमी आई है और रिटर्न एक दशक के उच्चतम स्तर पर है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलापन और स्थिरता दिखा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी के 2024-25 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की जीडीपी को ग्रामीण खपत में सुधार, सरकारी खपत और निवेश में तेजी और मजबूत सेवा निर्यात से मदद मिलेगी। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि 2024-25 की पहली छमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 की पहली और दूसरी छमाही के दौरान 8.2 और 8.1% की वृद्धि से घटकर अब 6% पर आ चुकी है। आरबीआई ने कहा कि इस हालिया मंदी के बावजूद संरचनात्मक विकास के स्तंभों की मजबूती बरकरार है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, वैश्विक मैक्रो फाइनेंशियल सेक्टर में अनिश्चितताओं के बावजूद संभावना है कि 2024-25 की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों की गति में नरमी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। आने वाले वर्ष में निवेश का माहौल बेहतर होगा और उपभोक्ताओं और कारोबारियों का विश्वास ऊंचा बना हुआ है। कंपनियां मजबूत बैलेंस शीट और उच्च मुनाफे की संभावनाओं के साथ 2025 में कदम रखने जा रही हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बरकरार है। साथ ही घरेलू वित्तीय व्यवस्था में मजबूती, बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट भी मजबूत है। एसेट क्वालिटी में सुधार, कंपनियों की आमदनी में बढ़ोतरी और कैपिटल बफर भी कंपनियों के पास मौजूद है। इस बीच बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है और एनपीए में कमी आई है। रिटर्न भी एक दशक के उच्चतम स्तर पर है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इक्विटी वैल्यूएशन, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट पर निगाह रखनी होगी। बीमा कंपनियों का सॉल्वेंसी रेशियो भी न्यूनतम सीमा से ऊपर आरामदायक स्थिति में है। 95% मानते हैं कि घरेलू वित्तीय व्यवस्था पर वैश्विक स्थितियों का मध्यम असर ही होगा। साथ ही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पर भी नकेल कसी जा सकती है। आरबीआई का मानना है कि साइबर मजबूती, फ्रॉड को रोकने और उपभोक्ता संरक्षण पर फोकस रहने जा रहा है। रिपोर्ट में महंगाई को लेकर कहा गया है कि आगे चलकर बम्पर खरीफ फसल और रबी फसल की संभावनाओं के प्रभाव की वजह से खाद्यान्न की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। हालांकि भू राजनीतिक संघर्ष, ग्लोबल सप्लाई चेन और कमोडिटीज की कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इकॉनमी टुडे में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो बिल्कुल नए युवा बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। 2025 में रेजोल्यूशन क्या रहने वाला है, आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा? शुरुआत यहीं से करते हैं, बाकी आरबीआई की स्थिरता रिपोर्ट पर आएंगे। सबसे पहले तो नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में मेरे को लगता है एक नया जोश और विश्वास के साथ हमारा युवा वर्ग आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में जो विकास में एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, मेरे को लगा है कि सब जगह, सब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हमारे युवा वर्ग, हमारे छात्र जोर शोर से, जोश से उन प्रोग्राम में, उन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं कि उनकी भूमिका विकास में, देश को विकसित बनाने में क्या हो सकती है। और आज ये आरबीआई की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ आया, कल जो रिपोर्ट आई, कि हमारी जो वित्तीय संरचना है वो बहुत मजबूत है। पिछली छमाही में भले ही हम थोड़ी सी कमजोरी रही, थोड़ी सी मंदी रही, लेकिन देखिए कि जब भी विकास होता है वो एक स्टेडी दर से बिल्कुल ऊपर नहीं होता है। उसमें थोड़े बहुत जंक्स, टेम्परेरी डाउनफॉल, फिर जाके अप ऐसे करके आता है। और पिछली छमाही हमारी ऐसी रही जिसमें इलेक्शंस भी हुए और काफी तमाम तरह की वैश्विक अनिश्चितताएं, कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स वो सब रहे। उसके चलते भी आज हम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में खड़े हैं और 2025 का आज हम गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। जी, आपने कहा 2025 का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर सर आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 3 सालों का अगर हम औसत देखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो वो डेटा पूरी कहानी नहीं बताते हैं, क्योंकि लैग के साथ पूरे डेटा आते हैं, बाद में उनमें सुधार भी होता है। 3 सालों का औसत देखें तो 8% प्लस है। ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टॉप प्रायोरिटीज क्या हो सकती हैं 2025 के, सर आपके हिसाब से?
देखिए 2025 में आज भी हमारा देश सबसे तेज विकास करने वाला जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है, आज भी वो स्थिति में हम खड़े हैं, उस पायदान पर खड़े हैं। अब जो सरकार ने जो सुधार के कार्यक्रम किए हैं पिछले 10 सालों में, वो सुधार के कार्यक्रम मेरे को लगता है कि आगे भी वैसे ही जारी रहेंगे। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके अंदर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम निवेश करते आए हैं और आगे भी निवेश कर रहे हैं, वो भी प्राथमिकता रहने वाली है। और साथ में जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार मेरे को लगता है कि वचनबद्ध है। जैसे हम पहले पीएलआई स्कीम लाए, इस तरह की स्कीम के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिल रहा है। और साथ में जो नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए जो योजनाएं हमारे इस पिछले साल के बजट में, इस साल के बजट में घोषणाएं हुई थी, आज उसका बिल्कुल धरातल पे आ गई है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक नौकरियां भी प्रदान करने की क्षमता हमारी अर्थव्यवस्था में आ गई है और सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। दूसरी बात, किसी भी देश में विकास के लिए एक वित्तीय संरचना मजबूत होनी चाहिए। जी जी। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है और हमें नजर भी आता है। आज अगर हम बैंक के प्रॉफिट्स की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, और जो हम कहते हैं एसेट की क्वालिटी जिसको हम एनपीए से नापते हैं, अगर उसकी बात करें, पिछले 13 साल में न्यूनतम स्तर पर कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि 10% हम एनपीए से लाकर 2% के जी आसपास जी ले आएंगे। बिल्कुल। आज हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक्स हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, उनकी बैलेंस शीट और उनकी लिक्विडिटी पोजीशन सब बहुत मजबूत है। और हमारे रेगुलेटर्स जो सुधार हर बार करते रहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल वो साथ में उनको उसके अंदर जी काम जी। निरंतर जोसेफ जारी है साहब, आज। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिसका जिक्र इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में किया गया है। इक्विटी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जहां पर दबाव दिखाई दे रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो कुछ इंटरमीडियरीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, उन पर कुछ निगाह रखनी होगी। आरबीआई ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी तरफ संकेत कर रहा है? देखिए, ये चुनौतियां बनी हुई है खासकर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में आरबीआई भी इसमें कार्यशील है और बहुत अधिक सुधार की इसमें गुंजाइश है। और मेरे को लगता है कि उचित समय पर ये सुधार व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरी चुनौतियों की बात करें तो आज भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, अनिश्चितताओं का दौर बना हुआ है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कभी भी हो सकती है, और साथ में सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिससे हम पिछले 4-5 सालों से कोविड के बाद फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई, और साथ में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा हमारे सामने रिस्क है और उसमें हमें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और आरबीआई रिपोर्ट में अभी साइबर सिक्योरिटी के बारे में जी भी जी। बताया गया कि उसके अंदर भी हमें निवेश करना है और सचेत रहकर काम करना है, जिससे हम लोग उसके एक विक्टिम ना बन जाएं साइबर फ्रॉड्स के और साइबर के जितने आजकल जो अटैक्स हो रहे हैं जी उन सब तमाम चीजों के। हाँ। प्रोफेसर साहब, लेकिन एक चीज थोड़ा सा समझाइए। जो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ पर्सनल लोन के सेगमेंट्स हैं जहां पर आरबीआई को लगता है कि ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हुई है। अगली छमाही, मतलब पहले छमाही में हमने ग्रोथ उतना अच्छा नहीं किया, इसका मतलब ग्रोथ को सपोर्ट करना भी एक प्राथमिकता होगी। ऐसे में इसको कैसे बैलेंस कर पाएगा आरबीआई, ग्रोथ को भी सपोर्ट करना और वनरेबल सेगमेंट्स को भी ध्यान में रखना कि कुछ परेशानी का सामना न करना पड़े? देखिए, इसमें आरबीआई ने अपने निर्देशों के माध्यम से, हम इसको कहते हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जी सरकारी बैंक हो, एक ग्राहक केंद्रित सेवाएं, आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। आज हम देखते हैं कि काफी हमारे बैंक्स डिजिटल भी हो गए हैं और साथ में वो ग्राहकों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे हम कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, जैसा हम पैसा जमा करते हैं, उसी वक्त फौरन हमारे पास एसएमएस से अलर्ट आ जाता है।
काफी बैंक्स ने चैटबॉट के जरिए भी ग्राहकों से बिल्कुल सीधा संपर्क साधा हुआ है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतर और बढ़िया सर्विसेज देने के लिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो बैंक्स हैं वो ग्लोबल बैंक से कंपटीशन कर रहे हैं। और साथ में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तमाम तरह की स्कीम्स हैं वित्त समावेशी की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो मुद्रा लोन हो, इसमें अधिक से अधिक लोग हमारे इसके दायरे में आए, इसके अंदर भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आज हम और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं हमारी बैंकिंग संस्थाओं को एक मॉडर्न तरीके पे खड़ा कर रहे हैं और लगातार उसमें प्रयास जारी हैं कि कैसे हम एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले कॉमर्शियल बैंक्स बन सकें। फाइनली जल्दी से अगर हम आपसे समझना चाहें प्रोफेसर साहब, क्योंकि बजट अब एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है जो कि हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी, तीन चार जो मुख्य फोकस अगर आप एक मिनट में समझा पाएं कि वित्त मंत्री प्रधानमंत्री का क्या हो सकता है बजट 2025 में। देखिए, सबसे पहले फिस्कल कंसोलिडेशन। आज फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें तो काफी हम अच्छी स्थिति में खड़े हुए हैं। मतलब सरकार को प्रूडेंस दिखानी है एक्सपेंडिचर में, वो सरकार कर भी रही है। जी जी। और साथ में जो टैक्सेस कितने बढ़िया तरीके से हम इकट्ठे कर सकते हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, उसकी कलेक्शंस में हर महीने बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का पिछले 5 सालों पे जोर रहा है और उसके साथ पूंजीगत निवेश में जो जोड़ रहा है, मेरे को लगता है वो भी जारी रहेगा। और आने वाले बजट में मेरे को उम्मीद है कि जो विकास के साथ साथ सरकार का और अधिक जोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ रहने वाला है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि हमें हमारे लिए 4 जो वर्ग हैं जिसमें किसान हो गए और हमारे युवा हो गए और महिलाएं हो गई, उनके ऊपर और एक गरीब है उन तबके के ऊपर जोर देने की जरूरत है। तो आने वाला बजट भी मेरे को लगता है इन 4 तबकों को ध्यान में रखते हुए और साथ में हमारी विकास दर की स्पीड और बढ़े, इस तरह के हम मेरे को लगता है कि इसमें प्रोविजंस होने की मेरे को संभावनाएं नजर आती है। प्रोफेसर साहब, साल के पहले दिन आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे बजट के प्रोग्राम्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो बड़ी बात यह है कि इस साल का बजट प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस होने जा रहा है। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।